नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। आज मैं यहाँ पर सनातन धर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूँ और मेरे साथ अतिथि हैं कबीर जी महाराज। महाराज जी नमस्कार। कबीर जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु और महंत हैं बूढ़ेनाथ बाबा जी रायबरेली से। महाराज जी मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आपने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला और इस पॉडकास्ट को शुरुआत करने के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि बूढ़ेनाथ बाबा की पीछे से विरासत क्या है? और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह आप कैसे हमारे आम जनता को, हमारे साथियों को और हमारे श्रोताओं को आप मार्गदर्शन दीजिए? सबसे पहले तो बहुत-बहुत आभार पीयूष जी आपका। ऐसे समय में सनातन धर्म के मूल्यों को चर्चा में लाने के लिए, उन बिंदुओं पे बात करने के लिए जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब सनातन धर्म को हम बदलते युग में देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो उन विषयों की व्यापकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बूढ़ेनाथ बाबा धाम की जिम्मेदारी मिलने के बाद बहुत सारे विषय ऐसे सामने आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि तकनीकी जिस गति से बदल रही है, उस गति से हमारा रहन-सहन, हमारी अप्रोच बदल रही है या नहीं बदल रही है। मेरी ज़िंदगी के लगभग 15 साल पीयूष जी मैंने प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट के रूप में गुज़ारे और ये 15 सालों ने मुझे इतना गहरा अनुभव दिया समाज का, व्यापार का, बिज़नेस प्रोसेसेस का, बिज़नेस में किस तरीके के कंडक्ट्स होते हैं उनका, का, तकनीकी के प्रयोगों का। और जब ऐसे विषयों में आप जाते हो तो आपकी समझ थोड़ी-सी गहरी होती है कंपैरेटिवली। और जब ऊपर वाले का आशीर्वाद दूसरी तरह से मिलना शुरू हुआ, रामेश्वरानंद जी के माध्यम से और मार्गदर्शन में और आशीर्वाद से जब बूढ़ेनाथ बाबा धाम की जिम्मेदारी मिली, तो ये जो समझ थी, उस समझ के साथ ये जिम्मेदारी और भी गहरी होती चली गई। अब यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि अगर हम सच में इस समय पे आगाह नहीं हुए या हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को आगाह नहीं किया कि समय जिस तेजी से बदल रहा है उसमें अपनी रिलेवेंसी को बनाए रखने के लिए, अपने आप को उस जगह पे भी रिलेवेंट रखने के लिए जहाँ पे आज आप हो, उसके लिए आपको कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। तो तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड जितनी भी अलाइड एप्लीकेशंस बनती चली जा रही हैं, तो उन पे चर्चा का क्रम धीरे-धीरे उभर के सामने आया। अब इस पूरी की पूरी चर्चा को विद्यालयों के माध्यम से, ऐसे डिस्कशंस के माध्यम से, छोटे-छोटे ग्रुप्स के माध्यम से, जो युवा भी उस पे बात करना शुरू करें और उसके माध्यम से वो अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या प्रैक्टिकल चेंजेस हो रहे हैं, उस पे भी बात करना शुरू करें। तो इस तरीके का प्रयास और भावना चर्चा लेके बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो महाराज जी सनातन धर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अपने आप में बहुत बड़े, अपने आप में बहुत व्यापक हैं, अपने आप में बहुत स्थापित हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि सनातन धर्म और जो आज का एक बदलता समाज है, जो बदलती आज का बदलाव बहुत फास्ट है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर हैं, इसको आप ट्रांजिशन युग समझ लीजिए या आप इसको फास्ट मूविंग समझ लीजिए या जेन जी बोल लीजिए, मतलब ट्रांजिशन बहुत फास्ट है। आपने कोई चीज कल सीखी और वो आज पुरानी हो गई। आपका इस बारे में आपका विचार क्या है? आपका प्रश्न में बहुत सारी संभावनाएँ निकल के आती हैं, जिसमें हम सनातन धर्म को भी समझना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सनातन धर्म को भी जोड़ना चाहते हैं। जेन जी जो न्यू जनरेशन है, इस जनरेशन पे उसके प्रभाव को भी जानना चाहते हैं और इस पूरे के पूरे उपक्रम में मेरे विचार क्या हैं और मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करूंगा, सेगमेंट करूंगा। सबसे पहले सनातन धर्म, आज की जनरेशन, एक आम आदमी और इस मतलब इस दुनिया के अंदर फास्ट फूड में, मैं एज ए इंडिविजुअल चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि जब कोई सनातन धर्म की बात करता है तो सनातन धर्म की बात करता है तो 2 लाइन 3 लाइन के अंदर हम उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये है सनातन। सनातन धर्म तो अपने आप में 2 शब्द हैं, जो पूरी व्यापकता बताते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक छोटे से गागर में बहुत सारी सागर भर जाता है। हाँ, तो गागर में सागर भरने जैसा है सनातन धर्म को अगर हम 2-3 लाइन में इसका व्यापकता या इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न था जिसमें एक व्यापकता थी, उस व्यापकता के साथ अगर इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, तो हो सकता है कि हम बहुत नज़दीक पहुँच बस पाएँ मेरा एक उस समझ के उद्देश्य है पास कि में। जो लोगों अब को मैं ज्यादा वक्त नहीं है उनको सनातन धर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सनातन धर्म को हम समझते हैं एज ए ह्यूमन। ह्यूमन कैसे समझते हैं? अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर समझते हैं। आज अगर आप अपनी
समझ को, जो आप सनातन धर्म के बारे में समझते हैं, जैसे आपका एक भाव जागृत हुआ कि सनातन धर्म के मूल को समाज के पास पहुंचना चाहिए, तो ये पीयूष जी की इंटेलिजेंस है। पीयूष जी अपनी इंटेलिजेंस से एक दूसरी इंटेलिजेंस को अप्रोच करना चाहते हैं। यही तो है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस के माध्यम से हम समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के माइंड को, लोगों के, आई एम स्पेसिफाइंग ह्यूमंस के, जानवरों को आप सनातन धर्म नहीं सिखाना चाहते। व्हाटएवर दे आर लिविंग, और जो भी सिचुएशन में वो जी रहे हैं, दे आर परफेक्ट, दैट परफेक्ट नहीं भी है, लेकिन उनको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। ह्यूमन हैज बीन गिवन ए स्पेशल पावर, जिसके कारण वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, डाइसेक्ट कर सकते हैं, मनुष्य इंटेलेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से आज हमने कुछ चीजों को विकसित किया, अपनी समझ को विकसित किया। तो सबसे पहले अगर हम उस पैटर्न पे जाना चाहते हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के सोर्सेस क्या हैं। जैसे आपके केंद्र से अगर कोई भाव उठता है, आपके अंदर से कोई विचार उठता है, कोई भावना किसी भी चीज के लिए जग जाती है, तो उसके सोर्सेस क्या हैं, केंद्र क्या है। उसी केंद्र के कारण आप हो। आप एज ए इवॉल्व ह्यूमन बीइंग हो सकते हो या लेस इवॉल्व ह्यूमन बीइंग हो सकते हो। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के सोर्सेस हैं उसके 5 सेंसेस, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, है ना, बोलते हैं, टच, स्मेल, विजन, साइट, हमारा 5 जो हमारे फंडामेंटल सेंसेस है, जिसके कारण से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हम जो भी खाते हैं उसका हम टेस्ट डेवलप करते हैं, वो टेस्ट हमारी बॉडी को बना देता है, वही टेस्ट धीरे धीरे हमारे मन को भी बनाता है सटल लेवल पे। हम जो भी देखते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, हम जो स्मेल करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस में फर्दर एड ऑन वैल्यू एड ऑन कर देता है। तो इस तरीके से हमारे सेंसेस हमारी जिंदगी को वो बना देते हैं जो भी आज हम बन के यहाँ पे बैठे हैं। इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन ओवर टाइम हुआ है। लगभग होमो सेपियंस जिनको हम बोलते हैं, वो 50,000 साल का पूरा एवोल्यूशन है। उसके पहले हमारा जो एवोल्यूशन स्टेजेस थी वो दूसरी थी। तो आज हम जो भी बने हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के कारण बने हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेके बैठे हैं। इसी इंटेलिजेंस ने दूसरी स्पीसीज को भी इवॉल्व होने के लिए स्पेस दिया। हमने टेक्नोलॉजी के ट्रांजिशन केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे नहीं देखे हैं, इससे पहले भी देखे हैं। जब हमारे पास आग नहीं थी, आग के बाद हथियार नहीं थे, हथियार के बाद हमारे पास पहिया नहीं था, पहिया के बाद हमारे पास प्रिजर्व करने की सिस्टम्स नहीं थे। तो इवॉल्व हम हुए हैं ओवर टाइम। ये इवोल्यूशंस ने आज हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां पे कुछ ऐसा हमसे बन गया है जो हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहा है। तो जब हम चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खड़े होते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच और हमारे रहने के तरीके, पैटर्न्स, हमारे साथ शिक्षा की पद्धतियां हो, आगे बढ़ने की पद्धतियां, अगर वो पुराने ही तरीके की हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब हम सनातन धर्म की बात बोलते हैं, तो सनातन धर्म यही समझ को उसके मूल फंडामेंटल स्ट्रक्चर में ले जाने का नाम है। धर्म धार्यते, धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है, और धर्म का मतलब नियम होता है। जब हम नियम को इस तरीके से देखते हैं कि हर वो बड़ी से बड़ी चीज, स्थूल से स्थूल, जो ग्रॉस है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम बैठे हैं, खड़े हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे बल और फोर्सेस हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर चल रहे हैं। हमारे अंदर पूरा का पूरा एक इंजन चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, खून हमारी रगों में इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि उसकी आवाज ऐसी हो सकती है कि हम शायद हिल जाएं। तो कुछ ऐसे धर्माज हैं जो सटल लेवल पे हमारे इमोशंस पे, हमारे थॉट्स पे, हमारी एनर्जीज पे लागू होते हैं, कि क्यों किसी को देख के हमें बेचैनी होती है, क्यों किसी की आवाज सुन के हमें शांति मिलती है। तो हर वो छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज जो हम पे आरोपित होती है, वो धर्म है, और हर धर्म का एक विशेष प्रयोजन है। आज गुरुत्वाकर्षण का बल है तो यह हमें स्थिर रखता है, लेकिन इसी धर्म के विरुद्ध अगर हम खड़े हो जाएं तो हमें मार सकता है। जैसे छत से अगर हम कूदेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन यही धर्म हमें सहारा देता है चलने के लिए। तो जब इन विषयों की हमें बहुत गहरी समझ आ जाती है, विशेष समझ आ जाती है, और उनसे जो सूत्र बनते हैं, जो आपके वेदों में लिखे गए हैं या अलग अलग पुराणों में लिखे गए हैं, जो वेदों को मानते हैं उन्होंने भी इसी तरीके के प्रैक्टिकल्स किए हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की प्रक्रियाएं बनाई हैं, जिससे नए धर्मों का भी उदय हुआ है। तो जो वेदों को मानते हैं उनके लिए भी सनातन धर्म शाश्वत है, जो नहीं मानते हैं वो भी सनातन धर्म के अनुकूल ही जी रहे हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, एक सूत्र जो वाक्य है हमारे शास्त्रों का, वो ये कहता है कि धर्म की हम रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसका एक मतलब और भी है कि धर्म के हिसाब से अगर हम चलेंगे,
चाकू का काम सब्जी काटना है, लेकिन ये गला भी काट सकता है। तो धर्म का सही मानक क्या है? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में एक आम आदमी, अभी जो पहले वाला सवाल था उसका दूसरा फेज अब हम पहुंचते हैं उस पर। क्यों वहां पे अटेम्प्ट करना जरूरी है? क्योंकि हमने सनातन धर्म को ह्यूमन इंटेलिजेंस से जोड़ा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस ने कुछ और इंटेलिजेंस बना दी। अब ये इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि हमें धीरे धीरे लेथार्जिक करती चली जा रही है, डोरमेंट करती चली जा रही है, एक दायरे में लिमिटेड करती चली जा रही है। अब जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। नाउ कंपेयर करें, अगर हम एक ह्यूमनली इंटेलिजेंट कैसे होता है अपने सेंसेस के थ्रू, आज अगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पास सोर्सेस कितने हैं? आपके पास तो 5 सेंस हैं, आपके पास 2 आंखें हैं, उसके पास कितनी आंखें हैं? कितनी आंखों से वो दुनिया को देख रहा है, किस किस जगह पे देख रहा है जहां पे शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हमारे पास आंखें हैं लेकिन दिन भर में हमें कुछ ही चीज याद रह जाती है। मे बी हम सारी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं है। उसके पास यहाँ का भी एक्सेस है, अमेरिका का भी एक्सेस है, और आपके पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भी एक्सेस है। तो ये आंखें आपको ताकतवर बनाएंगी कि कमजोर बनाएंगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को बहुत मैग्ना एनिमसली, मतलब इस तरीके से इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस का बेस हमेशा इंफॉर्मेशन होता है। जानकारी को अगर आपको प्रोसेस करना आ जाए, क्योंकि उस जानकारी से, जैसे हम जो गैदर करते हैं उस जानकारी से हमारा न्यूरल सिस्टम बनता है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्नोलॉजी, सेरेब्रल कैपेसिटी इज बीइंग बिल्ट। उनके पास भी वही कैपेसिटी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से हमारा ब्रेन का सॉफ्टवेयर, उसको न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी पावर, अब तो वो देख रहे हैं कि बाइनरी को भी वो मतलब ओवरलैप करके धीरे धीरे दूसरे सिस्टम्स के थ्रू सिस्टम्स बना रहे हैं। तो ये कैपेसिटी उसको और इंटेलिजेंट बनाती है। तीसरा जो फेज था आपके क्वेश्चन का, वो ये था कि हम जेन जी को कैसे इसमें देखें। हाँ, मतलब जेन जी, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो हमारी ये जनरेशन है जेन जी, उन लोगों के लिए चीजें इतनी कन्वीनियंट हो गई हैं, इतनी फास्ट हो गई हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, टच फोन। एक छोटे से बच्चे को बड़ा आसान लगता है कि इस बटन को दबाने से वीडियो प्ले हो जाएगी, और वीडियो प्ले होने के बाद उसके मूड के हिसाब से वो स्क्रॉल करके उस वीडियो को चेंज भी करते। तो उसके लिए उसके दिमाग के अंदर, जैसे आपने कहा कि हमारा पिछले आदमी ने इनोवेशन करी, इन्वेंशन करी, उसने सर्वाइवल किया। अब जंगल में रात को ठंड लग रही है तो खाना बनाना है, तो उसने इनोवेशन करी। जैसे हम बोलते हैं कि आवश्यकता ही इनोवेशन या आविष्कार की जननी होती है, बट यहाँ पर कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। यहाँ पर सब कुछ बहुत सहज और कन्वीनियंट हो गया, और उसकी वजह से जो हमारी जनरेशन जी है, उनकी समझने की जो बेसिक फंडामेंटल्स, वो मुझे एज अ पर्सन लगता है कि बहुत वीक हो गया। और वहां पर सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनके ऊपर थोपेंगे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने किया, या हमारे जो नॉर्मल धार्मिक गुरु हैं, या हम जो हमारे समाज के नेता लोग हैं, अगर हम थोपेंगे या उनको फोर्सफुली उसके ऊपर पुश करेंगे, तो हमारी जनरेशन जेड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वही हो रहा है, वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इसको रिपेल कर रहे हैं। तो यही मेरा एक सबसे बड़ा एक दर्द भी है, और मैं आपसे मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दें कि सनातन जनरेशन जेड कैसे, सिंपल शब्दों में, कैसे वो इसको धारण करें, इसको समझें, इसके बारे में पढ़ना शुरू करें, अपनी डेली प्रैक्टिसेस में इसको इंक्लूड करें। जैसे सुबह बोलते थे कि ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो कैसे हम इस पूरी जनरेशन को बहुत आसान शब्दों में बता पाए कि आप यहाँ से शुरू करें। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कॉम्बिनेशन को हम देख रहे हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी हो रही है। कई लोगों को इससे बेचैनी भी होती है, तो वो इसको अपोज भी करते हैं, बार बार आप एआई क्यों कर रहे हो। लेकिन बात तो हमें करनी पड़ेगी कि एआई के समय में आप इसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अब जो जेन जी नहीं, मतलब जेन एक्स भी है, मिलेनियल्स भी हैं, और बाकी सारे लोग भी हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। देखा जाए तो बच्चों से लेके बड़े तक, अगर हम पूरा का पूरा इनको बोले, तो केवल बच्चे ही प्रभावित नहीं हैं, बड़े भी प्रभावित हैं। आज हमारी पूरे समाज का हर तबका इस तरीके से एक्सपोज्ड है कंटेंट के लिए, और वो कंटेंट है वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है कि उनको जो चाहिए वो दिया जाना चाहिए। जैसे हमारा हमेशा से पर्सनलाइज नहीं है, कस्टमाइज नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है, अनफिल्टर्ड कंटेंट है।
बच्चे पोर्नोग्राफी के लिए एक्सपोज्ड हैं। अब उनके लिए जो चीजें बहुत बड़ी या बहुत दूर समय पे मिलनी चाहिए थी उनको बाद में, वो बहुत अर्ली स्टेजेस में मिलती चली जा रही हैं। इट इज नॉट कि कंटेंट ही मिल रहा है, ये कि उनका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल का पैटर्न भी बदल गया है। बिल्कुल। ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे वल्नरेबल हैं। क्यों? क्योंकि शायद जब वो बहुत छोटे थे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब उनको चीजें एक्साइट करती थी, उनके पेरेंट्स जब भी वो रोते थे या बोर होते थे तो उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल फोन के माध्यम से चीजें पकड़ा देते थे। नाउ दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय द डिवाइस, दे हैव बीन सराउंडेड बाय द डिवाइसेस। उनको रोना है, गाना है, अच्छा लगना है, वो डिवाइस के माध्यम से करना है। तो डिवाइस पे डिपेंडेंसी इनहेरिटेंट हो चुकी है, वो इस डिवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते। इवन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू इग्नोर इट। वो टेक्नोलॉजी इग्नोर नहीं कर सकते। अब कंपेयर करते हैं हम पुरानी जनरेशन से। पुरानी जनरेशन में जो समय का बदलाव था वो एक पीरियड लेके होता था कि 20 साल में चीज बदलेगी। इंटरनेट आया तो 20, 25, 30 साल लग गए। हम वेब 2 की बात करते हैं, जब ये फेसबुक या बाकी सारे सोशल मीडिया इवॉल्व होना शुरू हुए, 10-20 साल आराम से उन्होंने लिया। अब ये समय ऐसा है कि आपके पास 10-20 साल नहीं है, आपके पास 2 साल भी नहीं है, आपके पास 1 साल भी नहीं है। और जब इतना समय आपके पास नहीं है इवॉल्व होने का, और आप आज से 40 साल या 50 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो संभावना ये होती है कि जन जी को समझ में ही नहीं आएगा। आज जब वो फिजिक्स की किताब उठाते हैं और इधर वो एआई के साथ खेल रहे हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि इसका यूज क्या होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। अब स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर ही सॉल्व कर सकता है, और स्ट्रक्चर हमेशा पॉलिटिक्स के हाथ में है। अब टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स, तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा गैप है। जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स या प्रैक्टिसेस चलती हैं, दूसरा प्रोसेसेस को सही समय पे इम्प्लीमेंट करने में वो डिले हुआ है। उसको हमें एड्रेस करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हम बहुत डिलेड हैं। जिस यूथ पॉपुलेशन पे हमें शायद गर्व होना चाहिए था, आज हमारे लिए वो जिम्मेदारी बन गई है, बर्डन बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। क्योंकि कंपनीज उनको लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके पास अप्रोच नहीं है, परसेवरेंस नहीं है। तो वो कैसे इस समय पे सरवाइव करें? जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर से ही रिप्लेस करना पड़ता है। अब हम सरकार से बात करें तो सरकार जमीनी लेवल पे कितना काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, पता नहीं। लेकिन हमारे मूल संस्कृति ने हमें एक आधारभूत शक्ति दी है जागृत करने की। हम मनुस्मृति के बहुत सारे लोग खिलाफ हैं, और वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि उसको सिस्टमेटिकली करप्ट किया गया, सिस्टमेटिकली रीराइट करके हमारे दिमाग में उसके खिलाफ जहर घोला गया। ये उसी तरीके का जहर है जो आज हमारी दंपतियों या घर हाउसवाइफ है उनके दिमाग में डाला गया कि हाउसवाइफ होना क्राइम है, हाउसवाइफ होना एक पाप है जो आप कर रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं है कि उनको क्राइम लगता है कि आपने अपनी पत्नी को गलत महसूस करा, ये इसलिए कि समाज में या इंटरनेट पे इतनी रील्स आ रही है, वो उनको महसूस करा रही हैं कि व्हाट दे आर डूइंग इज यूजलेस। तो जब मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति में 16 संस्कारों का एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढांचा है। ये ढांचा क्या करता है कि आपको बर्थ से लेके आपकी डेथ तक आपको एक स्ट्रक्चर में लेके जाता है। वो स्ट्रक्चर आपको एलिवेट करता है, ट्रांसेंड करता है। और ह्यूमंस आर मेंट टू बी ट्रांसेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेबिलिटीज। ये कैपेबिलिटी अगर हम ट्रांसेंड नहीं करेंगे तो कोई और ट्रांसेंड करके आपको रूल करेगा। और इसी के कारण आज अगर पूरा का पूरा समाज का जो आंकड़ा निकल के आता है, लगभग हर 100% लोगों को केवल 5% लोग डोमिनेट करते हैं, रूल करते हैं। दैट ऑल्सो सेज कि 5% लोग ही अवेयर होते हैं आपकी पूरी की पूरी कम्युनिटी में, जो नई चीजों को समझते हैं, नई तरीके से इम्प्लीमेंट और इम्प्लीकेट करते हैं अपनी जिंदगी के साथ। ये जो 5% का आंकड़ा है पीयूष जी, ये बढ़ना चाहिए। अगर ये लिमिटेड रहेगा तो धीरे धीरे जो स्लेवरी वाली कंडीशन है वो समाज में इम्प्लाई हो जाएगी। बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बट क्वेश्चन मेरा अभी भी खड़ा होता है कि 5% वो लोग हैं जो या तो समझिए कि चीजें समझ गए हैं, या इन 95% को ओवर पावर कर। ये जरूरी नहीं वो 5% लोग सनातन धर्म या धार्मिक है, समझ गए। हमारे लिए इस समय पे इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे फ्रेमवर्क को डिफाइन करें, जैसे आपने कहा स्ट्रक्चरल अप्रोच, एक फ्रेमवर्क जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर बना। क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप आज हम 140 करोड़ लोग हैं, हमें पता है 90 करोड़ लोगों को हम राशन सरकार दे रही है, तो पॉलिटिशियंस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो बहुत बड़ी। मेरा विचार ये है कि आप जैसे धार्मिक गुरु
जब आप इंटेलेक्ट लेवल पे लोगों से मिल रहे हैं, युवा से मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा फ्रेमवर्क, मतलब फ्यूचर में जब हम दोबारा मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपके पास हम एक फ्रेमवर्क दे पाए अपने दर्शकों को कि आपको डेली लाइफ में ऐसा कुछ इंक्लूड कर कि जिसमें ना किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। उससे क्या है, जो डिजिटल स्टोर है, जो सनातन को एक तरीके से दबा रहा है, और सनातन अपने आप में हर काल में है, उसको समझने की जरूरत है। और यही यही मेरा एक तो आपसे वो था कि पीयूष जी, सवाल और नियत आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं हर अप्रोच के। प्रक्रियाएं, सनातन जो धर्म है या शास्त्रों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हर युग में ऋषि आए, हर युग में बहुत ज्ञानी आए, ध्यानी आए, आध्यात्मिक गुरुज आए, और आज भी हैं। इस समय भी बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, दे आर डूइंग द ट्रेमेंडस वर्क, और वो पॉसिबिलिटीज को किसी भी तरीके से ट्रांसेंड कर सकें जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सबसे पहले जो ब्रेन है, जिनको आपको इम्पार्ट करना है, उनको रिसेप्टिव बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसेप्टिव बनाना बहुत रेसिपियंसी ऐसी है जो हमारे धर्म, सनातन धर्म की बैकबोन है, हर एक प्रोसीजर की बैकबोन है। सनातन धर्म बिल्कुल उसमें नहीं है कि आप मंदिर चले जाते हो, पानी चढ़ा देते हो, प्रसाद चढ़ा देते हो। सनातन धर्म वो रेसिपियंसी है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप एक मूर्ति के माध्यम से अपने जीवन में कैसे उसका आह्वान करते हो। अब ये पूरा का पूरा जो आह्वान है आपका, आप ऐसी सटल एनर्जी का आह्वान कर रहे हो जो सटल आपको कभी दिखेगी नहीं, वो केवल एक्सपीरियंस में आएगी। उस पावर को आप हार्नेस करने के लिए मूर्ति का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जब हम केवल और केवल अंधविश्वास में पड़ के रह जाते हैं तो वो पावर को हार्नेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉस्मिक पावर को एक मूर्ति और स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हमें हार्नेस करना है तो उसके लिए हमारी रेसिपियंसी बहुत बननी चाहिए। ये रेसिपियंस जब हम तब बनते हैं जब अपने अपने कार्मिक जो हमारे कनेक्शंस हैं या जो हमारी कंपल्सिव टेंडेंसीज हैं ओवर टाइम जो बन गई हैं किसी ना किसी कारण से, हमारे संस्कारों के कारण से या किसी भी कारण से, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे अष्टांग योग या पूरा योग, और पतंजलि जी ने योग का पूरा विज्ञान दिया जो नमस्कार करने से शुरू हो जाता है। नमस्कार करने का मतलब, पहला ही मतलब है, जब हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम तत्पर हैं उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके साथ 2 कदम आगे बढ़ने के लिए। जब हम किसी डीटी के सामने पूरी तरीके से झुकते हैं तो हमारी बॉडी का एक एक जॉइंट अपने बॉन्डेजेस को लिक्विफाई करता है। सब साइंटिफिक है। लेकिन आज इन्हीं पद्धति को अगर वैज्ञानिक भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही किसी भी प्रक्रिया के बारे में आप खंडन करेंगे तो आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। अब ये विरोध भी ऐसा होता है जिसका कोई तथ्य या प्रमाणिकता नहीं है। ये विरोध विचारधारा का विरोध होता है। तो इस समय पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म तो शाश्वत है, चल रहा है आपके साथ। आप अगर अवेयर हो जाओगे तो वो अपने आप ही आपके फ्री फ्लो होने लगेगा। वो फ्लो हो रहा है, बट हम उसके खुद ही रोक रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। वो हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम किसी भी विचारधारा से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि रील चल रही है अभी, हमारे जो ट्रांजिशन है हमारे मूड्स का और हमारे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज का, वो इतना फास्ट है दैट इट्स बीइंग कंट्रोल्ड। आप एक रील के ऊपर अगर हंस रहे हैं तो आप उसको 5-10 मिनट सस्टेन नहीं कर सकते। आपको अगली रील के हिसाब से आप प्रोग्राम हो अपने मूड को चेंज करें। अब देखो, ये जो सवाल है आपका, ये दिखा रहा है हेल्पलेसनेस, कि आप असहाय हैं। हमारी जनरेशन हेल्पलेस हो गई। आज हम अगर इस समय पे अगर हम असहाय हैं कि हम एक रील्स के गुलाम हैं, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड्स की यूनिवर्सिटी हमारे जीवन को नेविगेट कर रही है, रूल कर रही है, सो दैट मेक्स द प्रॉब्लम मोर वर्स्ट। अब ये एडवर्सरी है इस तरीके की। अब इसको अगर हमें स्ट्रीमलाइन करना है या सही पैटर्न पे लेके आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे अवेयरनेस की चिंगारी को जगाना। जब डिस्कशन, जो टॉक शो आपने शुरू किया और मुझे यहाँ पे बुलाया, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि अगर हम सूत्रों को और बार बार अगर ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमें सेंसुलाइज करता है, ट्रिगर करता है, थोड़ा सा हमें डराता है। डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप अनएम्प्लॉयड होने वाले होंगे, बेरोजगारी आपके लिए बढ़त वगैरह। आपने गवर्नमेंट की बात की कि वो
कि लोगों को खाना दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू हैपन। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ हम जा रहे हैं और पूरी दुनिया जाएगी, क्योंकि रोजगार रहेगा नहीं, रोजगार खत्म। मशीन धीरे धीरे टेक ओवर कर आप लेंगी। क्या समझते हैं कि अब इस जमाने में ऑटोमेशन है, ठीक है, तो अब जैसे मैं सनातन को धर्मता हूँ कि आत्मचिंतन, तो ऐसा हम कैसे अपनी जनरेशन जेड को या अपनी करंट जनरेशन को समझा पाए कि ये जो वक्त आप बचा रहे हैं, क्योंकि वक्त सबसे कीमती है इस धरा पर, आप ऑटोमेशन से जो वक्त बचा रहे हैं उस वक्त को कैसे आप पॉजिटिव तरीके से कंसोलिडेट करें और प्रोडक्टिव तरीके से ह्यूमैनिटी, सस्टेनेबिलिटी या अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करें। आपका इस बारे में क्या कहना है? किसी भी चीज से लड़ने के लिए जिसके बारे में आप रेडी नहीं है, सबसे पहले तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और फाइटिंग सिंड्रोम तो तब आता है जब आप उसको टेक ओवर कर सको या डिफीट कर सको। यहाँ पे तो टेक ओवर की बात ही नहीं, आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपने बताया कि हमें समझना पड़ेगा या नई चीजों को हमें जानना पड़ेगा, हमारे दैनिक दिनचर्या में आना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट इज लर्निंग वे बियॉन्ड यू कैन इमेजिन। एक एक चीज का एप्लीकेशन हर दिन हर तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। फ्यूचर इज, अब जैसे बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, उनकी कमेंट्री ये बोलती है कि डाउन द लाइन 10 years ASI विल बी प्रीवेलेंट। दैट मीन्स कि ASI अगर प्रीवेलेंट होगी तो एक एक ASI के माध्यम से जो ह्यूमनॉइड बनेगा, इट विल बी 10,000 टाइम्स मोर कैपेबल देन ए ह्यूमन बीइंग। अब कैपेबिलिटीज आप सोचो किस किस क्षेत्र में होगी, सोचने के तरीके में, भावनात्मक तरीके से, परफॉर्मेंस करने के तरीके, एनर्जी वाइज। तो जब हमसे महामानव हमारे साथ में चलेगा, उस दौर के लिए अगर हमें तैयारी करनी है, या तो हम महामानवों के अधीन रहेंगे। महामानव इसलिए बोल रहे हैं कि बायोलॉजी से आप मानव नहीं है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये जो हमारे सनातन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें चेतना देते हैं, हमें कॉन्शियसनेस देते हैं, कि AI को कॉन्शियस मिल जाएगा? AI और आपके कॉन्शियसनेस में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स, ब्लड्स और मसल्स हम बहुत स्पेशल क्रिएचर हैं पूरी दुनिया के लिए, और गॉड के लिए या भगवान जिसको हम मानते हैं उसके लिए हम ही सेंटर्ड है पूरी दुनिया का। ये प्रकृति किसी को भी मानक नहीं मान के चलती, आप भी मानक नहीं। अगर आपसे बेहतर स्पीसी इवॉल्व होने के लिए तैयार है तो प्रकृति उसके साथ भी उसी तरीके से खड़ी रहेगी जिस तरीके से आपके साथ खड़ी। तो नेचर भी अडेप्ट करेगी। नेचर, आप डिजिटल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब आपके पास एक नर्वस सिस्टम है, तंत्र का तंत्र जो आपको संचालित करता है, तो व्हाई नॉट डिजिटल? हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले और डिनाई करने वाले? जो भी कुछ हो रहा है या बन रहा है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसको रोक भी नहीं सकते। इट विल हैपन और इट इज हैपनिंग। सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा। आपके पास डेफिनेटली नैसर्गिक क्षमताएं हैं कि यू कैन अप स्केल योर सेल्फ, यू कैन ट्रांसेंड योर सेल्फ, कि जो भी सिचुएशंस आएंगी, वर्स्ट आएंगी, बेस्ट आएंगी, तो उनके साथ आप क्या बेस्ट कर सकते हो, वर्स्ट आएंगी तो उनके अगेंस्ट आप कैसे खड़े हो सकते हो। तो अब ये मुद्दा ऐसा है कि अब बहुत शॉर्ट में ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम सच में बात करें लोगों को लगेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षधर हैं, लेकिन पक्षधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं है, चुनौती है ये एक बहुत पहले से और बहुत सबको पता है, जो हमारे साथ दर्शक भी हैं और आप, कि मानव जीवन सबसे ज्यादा अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं। अब वो बात अलग है कि कितने योनियों में हमें, वो एक अलग पूरा एक चैप्टर है, बट स्टिल ऑन दिस अर्थ अगर हम बाहर निकले और आसपास के जीवन जंतु को देखें, पेड़ पौधों को देखें या और लोगों को देखें, जो शक्तियां, जो कैपेबिलिटीज हमारे पास, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने वाला भी हमारे ही। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, अगर वो हमें कंट्रोल कर रही है, सो दूसरी तरफ पे हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, अगर हम उस टेक्नोलॉजी के सर्वेंट बन जाएंगे, या इफ दैट टेक्नोलॉजी स्टार्ट कंट्रोलिंग अस, तो फिर तो सब विनाश की तरफ जा रहा है। देखो, जो भी चीज शुरू हुई है दैट हैज टू बी एंडेड एट ए पॉइंट। ये तो लॉ है, हम एक एक कोश का जो हमारे अंदर है वो भी ओवर टाइम डिके होती है, एंड दैट हैज टू एंड। वैसे ही प्रकृति का भी अपना एक साइकिल है, प्रकृति भी एक साइकिल में इवॉल्व होके एंड की तरफ जाती है, रीजनरेट होती है, तो समथिंग हैज टू बिकम द कॉज ऑफ इट। लेकिन ये क्या है कि को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस में एवरीवन हैज टू थ्राइव एंड सर्वाइव। तो प्रयास हमारे इतने बुलंद होने चाहिए कि जो हमारा सर्वाइवल है, ये सर्वाइवल, अब जैसे सनातन धर्म में हम
और रीबर्थ की हमेशा बात करते हैं। तो अगर हमें रीबर्थ की साइकिल में नहीं उलझना है तो दिस लाइफ शुड बी द लास्ट लाइफ ऑफ आवर्स। तो सबसे पहले अगर हम उस तरफ चेंज करेंगे अपने आप को, तो ये जो मानक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसकी क्षमताओं के, ये आपके सामने अदने पड़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ये पूरे अनुभव और समझ के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म समझ का ही नाम है। सनातन धर्म कोई एंटिटी नहीं है, कोई रिटन लिटरेचर नहीं है। सनातन धर्म इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर एनवायरमेंट एंड द फोर्सेस। ये कॉस्मिक फोर्सेस भी हो सकते हैं, सटल भी हो सकते हैं, ग्रॉस भी हो सकते हैं। जब आपको थ्राइव करना है, राइज करना है और इस लाइफ को यूजफुल बनाना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो अवेयरनेस रूपी चिंगारी है। जैसे जब हम झंझोड़ते हैं किसी को, जैसे डिस्कशन के माध्यम से हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आए, वो विरोध भी करें, और जब आपके ब्लॉग पे सवाल आएंगे तो आप उसके जवाब भी दीजिएगा। जब आप उनको झंझोड़ रहे हैं, हिला रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी आएगा, बगावत भी आएगी। ये डर आना जरूरी है इस समय पे। ये डर हर तबके के ऊपर आना जरूरी है, जिससे वो अपने आसपास की कम से कम चिंगारी को जागृत करना शुरू कर दे। जैसे ही अवेयरनेस आएगी तो हमें दो तीन चीजें और समझ में आएंगी कि इस अवेयरनेस से, इससे फाइट करने के लिए वी हैव टू बिल्ड और रीबिल्ड आवर मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज। जब मेंटल और इमोशनल कैपेसिटीज की बात करते हैं तो वो तभी बिल्ड होगी जब आपका शरीर सक्षम होगा। तो लोग वर्कआउट करना शुरू करेंगे फिजिकली रूप से, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, दे विल फील मोर कनेक्टेड। जब वो डिसिप्लिन में आएंगे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हमारा डिसिप्लिन हमसे ब्रेक हो गया। वो इसलिए हो गया ना कि हम लोग सब कुछ, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल नहीं। आपने पूरे ब्लॉग में, इस डिस्कशन में कई बार मुझसे पूछा प्रोसेसेस क्या हो सकती हैं सना, मैंने आपको एक बार भी जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया मैंने क्योंकि ये प्रोसेसेस, अगर हम बोलें कि आपको सुबह उठ के प्राणायाम करना चाहिए, वो सबको कपाल भाती करना चाहिए, ये वही बात हो जाएगी कि वही बात हो गई जो सभी लोग बोल रहे हैं, और अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रामदेव जी या बहुत सारे लोग। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस समय पे, कोई भी आपकी एक्टिविटी, कोई भी प्रोसीजर, जब तक लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे या उसका पार्ट नहीं बनेंगे, जब तक वो एक सर्टेन लेवल पे अवेयर ना हो। क्योंकि हमारे पास प्रतीक बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत मंदिर हैं, बहुत सारे डीटीज हैं, लेकिन हमारे पूरे के पूरे समाज से प्रक्रियाएं खत्म हो गई हैं, और प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करने की जरूरत हमें है, और वो तभी होंगी स्थापित जब हम लोगों को जगा देंगे, झंझोड़ेंगे कि अब जो समय है, ये समय थोड़ा सा जागने का है, ये समय थोड़ा सा और ज्यादा भागने का है, ये समय ऐसा है कि हम किसी ऐसी चीज को समझ लें, जो ऊर्जा हम वो समझ हमें आने वाले समय में रिलेवेंट रखे, और जो भी हमारे साथ इवॉल्व हो रहे हैं, स्पीसीज बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट टाउन्स, स्मार्ट ह्यूमंस, ह्यूमनॉइड्स, जो कुछ भी बनेगा, उसके साथ हम सामंजस्य को बिठा सकें। ये बहुत कॉन्शियस लिविंग के बारे में आपका क्या कहना है? कॉन्शियस लिविंग लेटे लेटे नहीं हो सकती। कॉन्शियस लिविंग इज ऑल अबाउट स्ट्राइविंग। कॉन्शियस लिविंग का मतलब है कि यू बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ, और वो पार्ट ऑफ लाइफ आपकी जिंदगी का आर्ट ऑफ लाइफ बनना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा सवाल है। बट आप जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस, जब तक पहली सीढ़ी अवेयरनेस है, पहले हम इन मुद्दों पर बात करना स्टार्ट, झंझोड़ना पड़ेगा। एक बार जब तैयार हो जाएगा सुनने के लिए, जैसे अब अभी 1 घंटे के डिस्कशन में हम ये नहीं कर सकते, इसके लिए कोर्सेस होने चाहिए, करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क रेडी करना, फ्रेमवर्क हमें देना पड़ेगा। वो फ्रेमवर्क उनको ट्रिगर करे, उनको आगे लेके आए, उनकी समझ को बढ़ाए, और वो समझ को वो अपनी जिंदगी में स्थापित करें। नहीं करेंगे तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा ना प्रभाव, आपका रिसोर्स भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। अब जब हम जनरेशन जेड की बात कर रहे हैं तो युवा के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। जैसे आपने अभी डिस्कशन में इस चीज को हाईलाइट भी किया कि आज के जो युवा है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और दूसरा कि खराब नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल। आज मैं खुद युवा हूँ, और मतलब मैं जब अपने से 5-10 साल छोटे या छोटे बच्चों को देखता हूँ तो डिफरेंस है। हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो लाइफ जी और जो हमने जी, और जो अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें बहुत डिफरेंस है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि एज ए ह्यूमन हम आप लोगों ने, हम लोगों ने, आप भी मेरे से उम्र में, आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे बड़े, तो जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा मैं आपको, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आपकी लर्निंग है वो हमसे बहुत आगे है। नहीं। और मेरा इम्पोर्टेंट आज का पॉडकास्ट का ये था कि जब हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, तो क्यों ना अपनी आने वाली जनरेशन को पुश करें,
कि द वो स्ट्रगल कर। बिगेस्ट थिंग अपनी पूरी जिंदगी में पीयूष जी, आप और आपके जैसे जितने भी युवा हैं कर सकते हैं, तो बस अपने से बस एक स्टेप, जो नई पीढ़ी आ रही है इसको जगाने का काम करिए। जगाने का। अगर आपने ये नहीं किया तो ईदर वे दे आर गोइंग टू डाई। तो इसी इसी संदर्भ में युवा, धर्म और डिजिटल लिविंग, इन तीनों को के समीकरण समझ लीजिए, या इस मॉडर्न एरा के अंदर ये तीनों जो आइडेंटिटीज हैं या तीनों इकोसिस्टम्स हैं, इनको आप कैसे देखते धर्म का मतलब, धर्म ही हमें नैतिकता देता है, विज्ञान हमें नैतिकता नहीं देता। अगर पीयूष जी को आज समझ है कि उनकी किस औरत के साथ क्या संबंध है, ये धर्म के कारण है, विज्ञान के हैं कारण विज्ञान है। के कारण? अगर सच में पीयूष जी अगर वैज्ञानिक मेरा आचरण मेरा धर्म। आचरण आपका धर्म है, तो जब भी आपको अपनी जिंदगी में ऊपर की तरफ उठना है तो धर्म उसका माध्यम बनना ही है, ये तय है। तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तकनीकी समय में, और इस खास तौर से इस ट्रांसफॉर्मिंग फेज में जहाँ पे जिंदगियां बदल रही हैं, तो यहाँ पे धर्म के प्रयोग, धर्म की व्याख्याएं, धर्म की प्रक्रियाएं युवा जनों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उस पैकेजिंग में पहुंचनी चाहिए जो उनको समझ में आए। पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अब इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग के समय में हैं, इस समय पे अगर ओल्ड पैकेजिंग होगी आपकी पाखंड वाली, अंधविश्वास वाली, नहीं मानो क्योंकि हम ये कह रहे हैं, इस समय पे चैलेंजेस आएंगे। युवा सुनना चाहता है, युवा बात करना चाहता है, लेकिन उसको बात बताने वाला कोई होना चाहिए, उनके तरीके उनको समझाने वाला कोई होना चाहिए। और यही आप सबका, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि युवाओं की चेतना को, कॉन्शियस लिविंग जो आप बात कर रहे हो, चेतना में स्पंदन पैदा कर दें, चेतना को थोड़ा सा झंझोड़ दें कि बेटा अभी जहाँ खड़े हो ये खतरनाक समय है, सिचुएशन है, तुम ऐसी जगह खड़े हो कि बिल्कुल एज पे हो, यहाँ से गिरे तो तुम्हारे पास कोई। गुरुजी यही तो समस्या है कि वो जो जिस एरा में है वो फाइट ऑफ सर्वाइवल नहीं है। आप समझिए ना कि आज मैं, जब मेरे पिताजी ने मेरे को बाइक या गाड़ी जब मैं 12th क्लास में, मेरे को भी बहुत जल्दी मिली। और अब हमने गाड़ी कैसे सीखी? हमने ट्रेनिंग ली, रोड पे जाते थे, हमने एक्सीडेंट किए, तो फिर डर लगता था इसको ठीक कैसे करवाएंगे, उसके लिए पैसे अरेंज किए। तो स्लोली सर्टेनली हमारे अंदर वो फियर था कि आज भी रोड पे जब तक गया तो फियर है। अब जो मेरी जनरेशन जेड है उसके पास एक ऑटोमेटिक व्हीकल जिसमें वो आता है और सिर्फ डालता है कि मेरे को एक्स लोकेशन पे पहुंचना है, उसके बाद का सारा काम गाड़ी का। तो वो जो लर्निंग ऑफ फियर है एंड ओवरकमिंग दैट फियर, वो एक्सपीरियंस हमारी जनरेशन के पास से गायब होते जा रहे हैं। देखो, इवोल्यूशन का मतलब ये भी होता है कि हर समय पे सिचुएशन बदल जाती है, ट्रिगरिंग फेस बदल जाता है, एस्पेक्ट बदल जाते हैं। आपकी जनरेशन में आपने बताया कि फिजिकल इनसिक्योरिटीज थी, मतलब टुडे द मेंटल ट्रॉमा हैज बिकम द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द हाउसहोल्ड्स। 8500 बच्चे 15 साल से कम उम्र के पिछले साल सुसाइड कर लिए, ऑफिशियल आंकड़ा। अनऑफिशियल कितना बड़ा होगा कल्पना करो। ये जो समय है उनको मेंटली रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेस रख रहा है, दे आर इनटू फियर। और ये चीजें आप तभी उनको एड्रेस कर पाओगे जब उनके पास जाओगे। आज बच्चे 4-5 बच्चे आपस में बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो शायद किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो माहौल है, यही जो बात करते हैं, अगर सार देखें, क्रक्स देखें इस डिस्कशन का, तो वो क्रक्स ये निकल के आता है कि हमें उन तक आउटरीच बिल्ड करके, उनके हिसाब से उनसे बात करके, चर्चा और उनके जो मेंटल फियर्स हैं उनको एड्रेस करके, उनको कहीं ना कहीं एक हमें फर्मनेस देनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, जब तक वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग फिजिकल लेवल पे अगर वल्नरेबल थे, तो आज वो मेंटल लेवल पे, दैट इज फर्दर डीप। ये डीपनेस इतनी है कि मेंटली आदमी को अगर थोड़ा सा भी कुछ ट्रिगर हो जाए तो इंस्टेंटली वो अपने आप को किल कर एक्शन ले। मैंने बताया ना कि वो थॉट और एक्शन के बीच में जो गैप है, पहले हम लोग सोचते थे मूवी देखनी है तो प्लान किया जाता था, शाम को कंप्यूटर खोला जाएगा, सीडी लगाई जाएगी। आज भी अगर एक्सपीरियंस हमें थिएटर जाना है तो ठीक है, हम प्लान करते हैं, बट अगर आप सर्टेनली दूसरे तरीके से देखें कि एक मूवी आपने सोची, फोन उठाया, आपने नेटफ्लिक्स खोला, आपने ओटीटी लगाया और 5 मिनट में आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। तो इससे जो हमारी एनालिटिक और लॉजिकल, और मैं कहूंगा कि एक जो जर्नी है वो बहुत शॉर्ट हो गई है, जर्नी बहुत व्यापक हो गई है। देखो, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, जब भी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस बढ़ता है तो स्पिरिचुअली ट्रांसेंड होने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि आप सर्वाइवल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन जो भी कंफर्ट है, लग्जरी हमारे आसपास है, हम इनके कंट्रोल में आ जा रहे हैं, ये चैलेंज है। तो जितना भी जो सार निकल के आता है चर्चाओं का या आध्यात्मिक चर्चाओं का, रिलीजियस इंटरवीन का, कि कैसे रिलीजियस फिगर्स
या स्पिरिचुअल फिगर्स आके हमारी लाइफ को ऊपर बढ़ा सकते हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि जो कंफर्ट एंड लग्जरी आपको कंट्रोल कर रही है, नाउ बी अवेयर। और एक बार आप अगर अवेयर होते हो तो कॉन्शियसनेस अपने आप ही फ्री फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा, जैसे कि जब हम बडिंग थे, अभी भी बढ़ कर ही रहे हैं क्यूरियोसिटी में, तो कहा जाता था कि पहले लोग अध्यात्म या मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते, राइट, ठीक है, और वो निकालना पड़ता था, मतलब वो अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल। बट ऑन कंपैरिजन टू टुडे हमारे पास वक्त है, बट हम वो मेडिटेशन या कॉन्शियस या अध्यात्म के काम में नहीं लगाए, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और नहीं तो आज अगर एआई हमारे सारे काम कर रहे हैं और हम किसी तरीके से अपनी जनरेशन को या युवा को ये दिशा दे पाए कि ठीक है, आपके जो भौतिक कार्य हैं या लग्जरी है या आपके जो बेसिक चैलेंजेस है वो मीट हो रहे हैं, वो Right. टेक्नोलॉजी कर रही है। अब ये जो आपके पास वक्त बचा है, इस वक्त की आपको कदर करनी चाहिए, आपको इसको अच्छे से। देखो, हमारे मोरल टॉक से दुनिया नहीं बदलने वाली है। हाँ जी। मैं इसमें फर्मली बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि आई हैव ट्राइड इट वेल। मैं किसी से बोलूं बेटा तुम अपने समय का सदुपयोग करो, सुबह हाँ, जल्दी जगो, दे बिल्कुल आर सब नॉट बोलते हैं, दे आर कोई नॉट नहीं गोइंग करेगा। टू गेट एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट, कि उनकी भाषा में उनसे कौन बात कर रहा है। आई सिंपली अंडरस्टैंड इट और टोटली अंडरस्टैंड इट। जब मैं युवाओं के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई अलार्म देम समटाइम्स, आई लर्न फ्रॉम देम समटाइम्स। और ऐसा नहीं कि सारे ही युवा बेकार हैं, नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यूथ आर बिकमिंग सो स्मार्ट, उनकी सेरेब्रल कैपेसिटी कंपेयर टू अस आर मच बेटर। और ऐसे एनवायरनमेंट में उनके साथ सही डायलॉग और उनको सही परिस्थितियां और सही काउंसलिंग देने की बहुत जरूरत है, जो हमारा सिस्टम नहीं कर रहा है। दिशा देने की जरूरत है। ये जो स्टेप्स हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, काउंसिल करो, देन एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ये कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का काम है। एआई तो लैब्स, हम सबको मिलके, सबको सारे मिलके इंटरेस्ट लोगों को मिलके एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। 100% फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। आपको कॉलेजेस में जाना चाहिए कॉलेज में, एंड स्कूल के डायलॉग्स अंदर, आपको एस्टेब्लिश करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स के उन अंदर डायलॉग्स डिप्लॉय के करें, बाद जो फीडबैक मिले उन फीडबैक को गैदर उसको करके डिप्लॉय करें। और सिचुएशनल, कंडीशनल, ऐसी इवॉल्विंग आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अभी आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो जो आज भी चलेगा, एक साल बाद भी हाँ, चलेगा। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल इवॉल्विंग स्ट्रक्चर इवॉल्विंग पे आपको स्ट्रक्चर। काम करना पड़ेगा एंड दैट कैन बी डन थ्रू द कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओनली, and that is very important. मेरे को And लगता है कि mandirs वो and temples and कॉर्पोरेट्स और spiritual gurus और जो religious figures हैं, they can be very supportive. If they cannot address the situation, if they cannot help them, they can at least invite someone. इनवाइट सब। तो ये बड़ा ओपननेस और हर कल्चर का, हमारी अवेयरनेस को क्रिएट करने का, उनको जागरूक करने के लिए ये प्रयास बहुत ही अच्छे मोमेंटम में चलाने की जरूरत है। एंड दिस इज माय अर्ज एंड रिक्वेस्ट कि आप और आपके समकालिक लोग जो समझते हैं वो इन प्रयासों को बहुत वृहद स्तर पे करें। और मेरा, जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि सच में ये समय थोड़ा सा अलार्मिंग है, ये समय थोड़ा सा कॉन्शियस होने का है, तो आपको भी जागरूक होना है और अपने आसपास की ऊर्जा को भी आपको जागरूक करना है। क्योंकि अगर वो ऊर्जा चैनलाइज नहीं हुई तो आदमी कितना भी अलर्ट हो, कितना भी वाइब्रेंट हो, वो जैसे ही उस सोसाइटी में कुछ कदम चलेगा वो भी डल होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज टाइम टू द कलेक्टिव एफर्ट्स। एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है, सामूहिक सुधार की जरूरत है और सामूहिक बल पैदा करने की जरूरत है। अब महाराज जी, मैं आपसे आपके कुछ मिशन हैं जो मेरे संज्ञान में है। तो आपके मिशन में एक तो भूत शुद्धि केंद्र जी, और हमारा जनपद हमारा उत्पाद और सनातन संस्कार यात्रा जी, जैसी कुछ पहल आपने की है। और थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में आप मुझे बता पाएंगे, 3 चीजें। जैसे जैसे जिंदगी की जर्नी आगे बढ़ती है तो आपकी समझ विकसित होती है। तो एक पड़ाव ऐसा था, ये पड़ाव शायद अराउंड 2018 और 19, जस्ट राइट बिफोर द कोरोना पेंडेमिक, वहां से समझ थोड़ी सी विकसित होना शुरू हुई और कोरोना के टाइम पे और गुड हो गई क्योंकि समय मिला आपको बहुत ज्यादा रियलाइज करने का, मेडिटेट करने का, डीप कनेक्ट करने का अपने साथ। तो 2-3 फंडामेंटल चीजें समझ में आई। एक तो जो हम इतने समय से बात कर रहे हैं कि प्रतीकों की तो बहुत बहुतायत है, प्रक्रियाएं नहीं है। तो बच्चे को बिल्ड करना है, समाज को बिल्ड करना है, प्रोसीजर शुड बी देयर। तो सबसे पहले प्रक्रिया कैसे दें प्रक्रिया। अब उस प्रक्रिया के लिए उसको तैयार करना जरूरी है। जैसे आप ऑलरेडी आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, आपका
आभा मंडल आपका साथ नहीं देता है, मतलब प्राण आपके साथ नहीं देते, आपकी एनर्जी आपका साथ नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेंट हो सके, आपकी हेल्थ बेटर हो सके, तभी तो आप ऊपर सोच पाओगे। नहीं तो आप हेल्थ में और अपनी ऊर्जा के लगे रहो कि हमें तो किसी ने कुछ कर दिया है, वी आर फीलिंग नेगेटिव, हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, हमारे घर में नेगेटिविटी है। तो इसके लिए प्रोसीजर और सेंटर्स बनाने बहुत जरूरी थे। तो जो समझ, जो प्रेरणा और जो चीजें मिली, उससे एक चीज निकल के आई कि हमें भूत शुद्धि केंद्रों की जरूरत है। भूत शुद्धि, जैसे भूत से सबको ये लगता है कि भूत प्रेत की बात कर रहे होंगे महाराज जी, अनस्पिरिचुअल बातें कर रहे होंगे। तो भूत का मतलब होता है एलिमेंट्स। हमारी बॉडी को अगर जितना भी डिवाइड किया जाए, जितना भी समझा जाए, तो अलग अलग एलिमेंट्स में टूटती है। द 5 आर द मेजर एलिमेंट्स, जिसमें से जो आपका आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, अर्थ है, वाटर है, ये तत्व हमें हम बनाते हैं। अब इन तत्वों का बैलेंस या परमुटेशन या कॉम्बिनेशन हमारे एग्जिस्टेंस को थ्राइव करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में जो भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं 5 सेंसेस के थ्रू, या हमारे जो भी हम बाहर से चीजें खाते पीते हैं, उससे हमारा एक कोश बनता है जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय कोश का मतलब हमारा शरीर बनता है। ये सबसे पहला चरण है हमारे एग्जिस्टेंस का। उसके बाद प्राणमय कोश आता है। प्राणमय कोश आपके अंदर जो ऊर्जा बह रही है, जो तंत्र के माध्यम से 72,000 नाड़ियों में बह रही है। फिर उसके बाद आता है मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। ये अलग अलग कोशों पे हमारी अलग अलग चेतना की स्थितियां होती हैं। विज्ञानमय कोश तक हमें फ्री फ्लो अपने आप को ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञानमय का दृष्टिकोण क्या होता है कि मैं नीचे की तरफ देखूं या ऊपर की तरफ देखूं, उसको चूज करना है। लॉजिकल है। अब अगर वो शरीर पे डिपेंडेंट है, वो आपके भाव ऊर्जा पे डिपेंडेंट है, ऊर्जा पे परेशानी में चल रहा है, तो वो ऊपर कभी नहीं जाएगा, ट्रांसेंड नहीं करेगा, आपको आनंद कभी नहीं देगा वो। तो जिंदगी का सूत्र भी यही है कि हमें आनंदित रहना है। तो आनंदित रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार परिस्थितियां आपके हिसाब से हों, तो आपको ऐसे सेंटर्स की जरूरत है जो एटलीस्ट आपको वहां पे री एनर्जाइज करे, न्यूट्रलाइज करे। आपने जो लादेन किया है, लादा हुआ है अपने ऊपर, चारों तरफ से जो एनफोर्स्ड है आपके ऊपर, आसपास के एनर्जीज हैं, एक्सचेंजेस के माध्यम से, वो बॉन्डेजेस को लिक्विडेट करना बहुत जरूरी है। तो ये भूत शुद्धि केंद्र, अग्नि चिकित्सा, आयुर्वेदा और ज्योतिषीय विज्ञान को यूज करके पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है। दूसरा, हमें जो हमने सनातन संस्कारों की स्थापना इसी माध्यम से करें। जब लोग वहां पे आएंगे तो संस्कारों के साथ बन जाएंगे, प्रक्रियाओं के साथ बन जाएंगे। दूसरा, मंदिरों का सहकारीकरण, क्योंकि मंदिर इन प्रयोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जब मंदिरों पे हम काम करते हैं, आज जैसे जिस मंदिर पे मुझे प्रभार मिला हुआ है, तो वहां से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के लोगों को कैसे सहयोग मिल सके, शिक्षा मिल सके, शोध मिल सके, प्रक्रियाएं मिल सके। तो इसी क्रम में हमारा जनपद, हमारा उत्पाद, क्योंकि जितनी भी आज हमारी जिंदगी में समस्याएं हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन के कारण समस्याएं, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो। क्योंकि हम जैसे ही कंट्रोल में आते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो विकेंद्रीकरण ही एकमात्र उपाय है। विकेंद्रीकरण हमारे लोकल लेवल पे रोजगार भी पैदा कर सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को भी एनहांस कर सकता है, और लोकलाइजेशन की भावना को वोकलाइजेशन में भी टर्न कर सकता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कम से कम उत्तरदायित्व। जैसे हमारा जनपद रायबरेली है, तो रायबरेली में अगर हमें, तो रायबरेली जनपद के लोगों के अंदर केवल इतनी भावना आ जाए कि हमें अपने ही जनपद का उत्पाद खरीदना है, तो लोकलाइज्ड इम्यूनिटी विल बी सो पावरफुल, सो स्ट्रेंथन्ड, कि वहां पे रोजगार विल नॉट बी ए प्रॉब्लम, वहां पे चीजों को चैनलाइज करना बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, संसाधन होंगे। आज किसी को गार्ड बनने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए, डिलीवरी बॉय बनने के लिए अपने गांव से बाहर नहीं आना पड़ेगा। दे कैन डू देयर ओन वर्क, दे कैन बिल्ड देयर एक्सपर्टीज। आज वहां पे कुम्हारों के घर देखता हूँ मैं। आपके कहने का मतलब है, जैसे हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश को बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो हमारे गांव से, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वहां से शुरुआत। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री जी केंद्र में बैठे हैं, बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हमारी। ऐसे समय में अगर पीयूष जी को आत्मनिर्भर होना हो, तो पीयूष जी क्या करेंगे? सबसे पहले पीयूष जी अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को तो स्टेबल करेंगे एटलीस्ट, बिल्कुल। फिर अपने लेवल पे प्रयास करेंगे। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द वन। गाँव में जब मुझे नहीं पता था, जब तक मैं शहरी आवास में परिवेश में था, जब हम जाके जब गाँव ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, बहुत वल्नरेबल सिचुएशन, बिल्कुल। और इतनी तकलीफ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोग कैसे, छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ी है, पानी की समस्या, कैसे वंचित हैं। बाकी ये सब रिसोर्सेज, लेकिन जिस तरीके से वो
उनका दिमाग का स्तर हो गया है बहुत पुअर है। दैट इज मतलब मैं कुछ मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वो इसलिए है कि सही से प्रयास नहीं किए जा रहे। को आप सिर्फ महसूस करते हो। हमारा जनपद, हमारा उत्पाद एक ऐसा प्रयोग है जो लोकल लेवल पे लोगों को बहुत एम्पावर करेगा। एंड सनातन संस्कार यात्रा के बारे में, सनातन संस्कार यात्रा कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है कि हम गाड़ियां लेके निकलेंगे यात्रा करेंगे। इन्हीं प्रोसेसेस को हर जगह पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सनातन यात्रा में हम बात करेंगे लोगों से कि आप अपने कौन से उत्पाद, जिसे सामूहिक संस्कारों का आयोजन हो गया। हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी लिविंग, सस्टेनेबिलिटी, तो इन्हीं सब चीजों को आप वहाँ पे जाके, मैं अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास करा दूं किसी भी तरीके से, तो कुछ दिन तक तो आप जिम्मेदार बने रहोगे, कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। तो सनातन संस्कार यात्रा हमारे यहाँ एक उपनयन संस्कार है जो किसी भी उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। उपनयन संस्कार का मतलब है जो जनेऊ के 3 धागे हम जो पहनते हैं वो आपको पूरी प्रकृति, पूरी दैवीय संरचना और आपके माता पिता और गुरु के ऋण को आपका एहसास कराते हैं कि आप एग्जिस्टेंस में क्यों आए। आपके पेरेंट्स थे, वो दैवीय संरचना जो आपको हर दे रहा है, प्रकृति दे रही है, नदियां आपको दे रही हैं, हवा आपको दे रही है, धरती आपको दे रही है, उनके लिए आपका आभार कैसे होना चाहिए। एंड एवरी टाइम यू टच, आपकी बॉडी को ये धागा टच करता है तो वो ट्रिगर होता है, रिमाइंडर। जैसे बोलते हैं ना, लॉ बनाना बहुत आसान है, एनफोर्समेंट इज अ प्रॉब्लम, समझाना भी जरूरी है। एनफोर्समेंट इज अ प्रॉब्लम कि जैसे मैंने लॉ बनाया, अब उसके लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए, बार बार मुझे रिमाइंडर देना। तो ये धागे ऐसे हैं जो बार बार उन जो आपको मिला है, जो ऋणी है जिस चीज के लिए आप, उसका बार बार आपको एहसास कराती है। तो सनातन संस्कार यात्रा के माध्यम से एक बार सबको इसका उत्तरदायित्व देना कि आपके माता पिता, आपके गुरु, दैवीय पूरी संरचना किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करती है, और वही सनातन धर्म है बेसिकली। और तो आपको कुदरत को वापस क्या देना है, आपका दायित्व है। कुछ नहीं दे सकते तो सहयोगी कैसे होना है, सहयोगी कैसे होना है। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा प्रयास है। एक वर्ड है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, अब हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। आपका इनके बारे में क्या? हम एआई की बात कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो अब वही बात होती है कि लोहे को लोहे से काटना है या लोहे को लोहे के साथ। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमें काटने छाटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ये शब्दावली भी विरोधी बनाती है आपको। मुझे ऐसा लगता है तकनीकी आपके लिए सहयोगी हो सकती है। विरोध या डिस्कशन का पूरा एजेंडा ये है कि तकनीकी वहां पे है, लेकिन तकनीकी की हम स्लेवरी करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर कभी नहीं आ पाएंगे। तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी तो ऑलवेज थे। जैसे ये आपकी जो डिवाइस है, एक ह्यूमनॉइड बनाने को अभी उनको समय लगने वाला है, एंड व्हाट यू हैव बीन गिवन, तो वो टेक्नोलॉजी इतनी डीप है कि उसके इनर साइंसेस को समझने में अगर आपने थोड़ा सा समय लगाया, आपका डेली प्रोसेस का अगर आधे घंटे भी आपने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन इस लेवल पे एक्सप्लोड होगी कि आपने सोचा नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। बट मैं फिर भी आपसे आह्वान करूंगा कि कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम आप यहाँ पर दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोबारा, सबको पता है, सबके डीप कॉन्शियस में, बट वो दोबारा से रिवाइव हो जाए। क्या महाराज जी ने बताया कि ये किसी को नहीं पता, ये टेक्नोलॉजी से हर कोई इसको अलग तरीके से देखता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में थोड़ा सा और। जब हम तकनीकी की बात करते हैं पीयूष जी, तो तकनीकी की फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे सनातन धर्म में 3 शब्द, त्रिआयामी शब्द हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, आपने भी सुने होंगे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रयोग भी करते होंगे, कोई ना कोई मंत्र का रिसाइटेशन आप करते ही होंगे। तो जब भी किसी तकनीकी की बात करते हैं तो हमें फ्रेमवर्क क्या मिला है, उसी फ्रेमवर्क में तो आपको तकनीक का प्रयोग करना है। अब आपका जो शरीर है इसको हम यंत्र बोलते हैं, और शरीर जो अलग अलग मॉड्यूल्स में है, जैसे आपका पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें पूरा का पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ये जो छोटे छोटे तंत्र जो आपको मिले हुए हैं, ये आपके तंत्र हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के एक ऐसा मॉड्यूल है जो बॉडी को लाइव रखने में या आपके शरीर को जिंदा रखने में, आपके अस्तित्व को बरकरार रखने में आपकी मदद कर रहा है। तीसरा होता है मंत्र। मंत्र वो है जो आगमन और निष्कासन है, जो स्वतः आपके शरीर में आता है और स्वतः निकल जाता है। जैसे आपकी श्वास आपको आती है और चली जाती है, ये मंत्र है। जिस दिन भी ये मंत्र रुक जाएगा, उस दिन ना तो ये तंत्र काम करेगा, ना ही यंत्र काम करेगा। तो जितनी भी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज हैं, वो इस मंत्र को वाइब्रेंट रखने के लिए प्रयोग की जाती है।
कि आप मंत्र से कैसे अपने आप को अलाइन कर लें। अब जैसे हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो आप शनि से पीड़ित हैं तो शनि का बीज मंत्र आपको दे दिया जाता है। अब व्हाट इज दैट बीज मंत्र? पहले तो शनि कौन है? शनि कोई डीटी है, कोई व्यक्ति है, क्या है शनि? तो अब ये भी एक तरीके से बहुत डीपर सिस्टम है जिसको समझने के लिए जब हम पैदा होते हैं तो प्रकृति में हर किसी की चाल होती है। हर प्लानेट एक अपनी जगह पे होता है, एक एंगल में होता है, एक स्थिति में होता है। उस स्थिति को कैप्चर करके आपका पूरा का पूरा हॉरोस्कोप बन जाता है, वही आपका जीवन बन जाता है। उस एक मंत्र के साथ आपको पूरे जीवन रहना होता है। तभी तो बोलते हैं कि वो आदमी गुस्सैल है, वो आदमी बहुत प्यारा है, वो आदमी बहुत विद्वान है, वो बहुत जल्दी सीखता है, इसको सीखने में समय लगता है। ये मूल मंत्र हम सबको मिला है, लेकिन इस मूल मंत्र से भी ऊपर उठा जा सकता है। उसी को हम विज्ञान बोलते हैं, उसी को तंत्र का विज्ञान बोलते हैं, मंत्र का विज्ञान बोलते हैं, यंत्र का विज्ञान बोलते हैं। तो जितनी भी प्रक्रियाएं सनातन धर्म के माध्यम से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने समझ के साथ विकसित की, वही ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से बेंड करने से, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के मूवमेंट से, जिनको हम योगा बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा फैंसी बन गया है, लेकिन देयर इज कंप्लीट साइंस, कंप्लीट साइंस की आपको किस तरीके से किस जॉइंट्स को ओपनिंग के लिए, सनातन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर उसको हील करना, देन मंत्रास के माध्यम से अलाइन करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करना यहाँ पे मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, ताकि नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अभी जैसे हमने योगा की बात की, जैसे अब अलाइन है, इस समय अगर आपको कोई प्लानेट अगर एक सर्टेन गोचर में घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी राहु का ट्रांजिट है, राहु और केतु साथ में है इस समय पर, सॉरी मंगल और केतु साथ में है, एंड बोथ प्लैनेट्स आर फायर प्लैनेट, अग्नि तत्व है। ये एक अजीब तरीके की एनर्जी पैदा करते हैं। हो सकता है इतनी हलचल हो रही है इस कॉम्बिनेशन के कारण ही है, अभी जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हुआ है, वह बहुत दुखद है। अब जब आपकी जिंदगी में ऐसी एनर्जी आएगी, एक सर्टेन आपका जो हॉरोस्कोप बनता है 12 राशियों के माध्यम से, तो अगर उसको आपको अलाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अलाइन नहीं किया तो ये फायरी जो एनर्जी है ये आपको दूसरी दिशाओं में लेके जा सकती है। तो इस तकनीकी को भी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि हमें ये समझना कि किस समय पे हमारी बॉडी को किस तरीके के मांत्रिक अलाइनमेंट की जरूरत होगी, उसको सही समय पे पा जाना, उसको सही समय पे हमें मिल जाना। अगर वो मिल जाती है तो बहुत ज्यादा अलाइंड हो जाते हैं। जो वर्स्ट से वर्स्ट आपके साथ हो सकता था उसकी इंटेंसिटी बहुत मिनिमम हो सकती, रिड्यूस हो सकती है। तो दैट इज ऑल्सो ए कंप्लीट साइंस, प्रोसेस, प्रोसीजर्स हैं। हम बात करेंगे अभी आने वाले पॉडकास्ट में एक बिंदु के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। ये जरूरी भी है बात करना। भारत, पूरा विश्व भारत को हमेशा से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज का एक गुरु समझता है, या और भारत की पहचान हमेशा से अध्यात्म से, और हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज की हमेशा से, मैं कहूँगा इनोवेटर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सूत्रधार। हम लोगों ने इसको बहुत पहले से पहचाना था और हमारे ग्रंथों में इस चीज को लिखा गया था, और गीता में तो पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो कर रहा है कि एवरीथिंग इज वेरी सिंपली रिटन। आपका क्या कहना है कि अब आने वाले फ्यूचर के अंदर एक तरफ पूरा वेस्टर्न, पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, और हमारा युवा और हम भी भाग रहे हैं, टू बैलेंस दैट इन्फ्लुएंस, दैट पावर, और आई वुड से कि जो हमारी स्लेवरी उस पर जा रही है, टू बैलेंस दैट, भारत किस तरीके से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज को, हमने पिछले एक डिकेड या 2 डिकेड के अंदर देखा है कि हमने बहुत ज्यादा इसको विश्व लेवल पे योगा डे, इंटरनेशनल डे बनाया, पर अभी भी बहुत सारी चीजें ऊपरी स्तर पर। हाउ यू थिंक कि भारत एक विश्व लीडर बन सकता है जहाँ पर हमारा जितना भी एक वर्क फोर्स है जो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं मैन पावर, हमारा एक फ्रेमवर्क लेके जाएं, हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज को लेके जाएं, और विश्व भर में जहाँ पर भी एक भारतीय रह रहा है, उसका घर है, या उसने एक मंदिर को स्थापित करा है, या लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रांजेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। वो भारत कैसे करे? भारत अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है, भारता, भावनाओं की राग पे जिस देश की ताल थिरकती हो वो है भारत। इमोशनली ट्यून्ड विद द रागा, उसको हम भारत बोलते हैं। अब आज अगर हम बैठ के, मैं बोलूँ आप बोलें कि हमने बहुत टेक्नोलॉजीज बनाई, हमने बहुत सनातन धर्म की बनाई, तो ये बात इररिलेवेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो शायद कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं, हम इतरा रहे हैं उस पे जो कहीं कहीं कुछ कुछ हमें लिखा मिल गया है। ये इतराहट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
हम ये मान चुके हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम ये मान चुके हैं कि हम विश्व लीडर हैं। अगर सच में हम प्रैक्टिकल हैं थोड़ा सा भी और आँख खोल के देखें, तो हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। केवल तकनीकी के लिए नहीं, वो आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी हम बहुत पीछे हैं। हाँ, आज बिल्कुल, आज भारत हम के गुरु पीछे हैं। भारत के गुरु अगर मैं आज जब स्पिरिचुअल प्रोसेसेस कंडक्ट कराऊँगा, तो लोग कम आएँगे मेरे पास। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रियाएँ अगर विदेशी भूमि पर होनी शुरू हो जाए, तो पूरा का पूरा साम्राज्य बनना शुरू हो साम्राज्य जाएगा। बन गया। हर भारतीय गुरु को अपने बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ा भारत के, और आज से नहीं, पिछले 5000 साल की कहानी है ये। आपकी मैं बात से पूरा सहमत। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के लोगों को नहीं सीखना है? क्योंकि हमें अपनी वैल्यूज का मूल नहीं पता। हम ये मान चुके हैं कि हमें सब आता है। सब आता है। मानना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और जानना हमारा सबसे बड़ा प्रयोग हो सकता है। इसीलिए ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, ये जो जगाने का इस समय है, ये जानने के लिए हमें जगाना है। धन्यवाद गुरु महाराज जी। आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं। पर बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए आपसे आज मिला, और मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी इस बारे में हम कुछ इंसाइट्स दे पाए होंगे। आज का मेजर जो एक छोटा सा लर्निंग है जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, महाराज जी ने कहा कि बहुत कुछ है, और ये अगर आज कहेंगे कि अपने समय का सदुपयोग करो, तो वो बहुत कहना बहुत वेग स्टेटमेंट हो जाएगा। बट महाराज जी ने एक बात इनडायरेक्टली बोली कि ये जो हम सुबह उठ के नमस्ते करते हैं अपने पेरेंट्स को, या अपने देवी देवताओं को, या अपना सर झुकाते हैं, या सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, योगा करते हैं, ये हमारे पूरे यंत्र को सही काम करने में, और ये जो हमारा डिजिटल शोर है, इतनी शोर भरी धरती या हमारी सराउंडिंग्स है, इसको न्यूट्रलाइज करने में, इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये शुरुआत अच्छी रहे, और हम महाराज जी और जितने भी हमारे इंटेलेक्ट लोग हैं, हमारे राजनीतिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे एजुकेशन लीडरशिप, हमारी धार्मिक लीडरशिप, इन तीनों सिनर्जीज को हम एक जगह पर लाएं और एक ऐसा फ्रेमवर्क अपने समाज को दे पाए जो इजी टू अडेप्ट हो, जिसको समझना बहुत मुश्किल ना हो, और उसके रिजल्ट्स को मेजर करना, उसके जैसे हमारे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट में होते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसको हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज के केपीआईज कुछ बना पाए। मतलब मैं हो सकता है सही वर्ड यहाँ पर नहीं यूज कर पा रहा हूँ। वो दे आर ऑलरेडी देयर। हाँ, मतलब उसको हाईलाइट KPIs आर ऑलरेडी देयर। उसको हमें हाईलाइट नाउ करना इट इज अ टाइम कि राइट पैकेजिंग, मैंने एक शब्द यूज किया, राइट पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, दैट इज फॉर श्योर। धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, और आशा करते हैं हम आगे बहुत चर्चा करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी आप प्रयास करें। और बहुत बहुत आभार, और आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रयास के लिए, और आगे आपकी यात्रा ऐसी चलती रहे जो आपने शुरुआत की है।